आज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करूंगा कि हमें अपनी सैलरी को कहां पे और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो सही अप्रोच है कि नहीं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए इस टॉपिक को एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल की एज 25 वर्ष है और उसकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है और वो मुंबई में रहता है। तो उसको अपनी सैलरी को कहां पे और कैसे इन्वेस्ट करना है उसको देखते हैं। उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना परसेंट सैलरी का कहां पे इन्वेस्ट होगा। तो इसके लिए रूल है 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। तो 50% ऑफ इनकम यानी 25,000 रुपीज जाएंगे नीड्स या एसेंशियल खर्चों में, जैसे ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, रेंट, फूड एंड फ्यूल, आपके इंश्योरेंस पेमेंट्स, लोन पेमेंट्स और कोई भी एसेंशियल एक्सपेंसेस। वांट्स यानी डिजायर्स पे 30% ऑफ इनकम खर्च होगा। अब राहुल यंग है और अपनी लाइफ भी जीना चाहता है, तो मूवीज, वेकेशंस, शॉपिंग, डाइनिंग में 30% यानी 15,000 रुपीज खर्च करेगा और बाकी के 20% ऑफ इनकम को यानी 10,000 को सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए यूज करेगा। लेकिन मैं आपको इस 50-30-20 रूल को 20-50-30 रूल की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। तो सबसे पहले आप महीने की शुरुआत में ही जो आपको सेविंग्स है या इन्वेस्टिंग करनी है उसको आप यूज कर लीजिए। अगर आप SIPs करते हैं तो आप सबसे पहले SIPs स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में निकलवा लीजिए, ECS करवा लीजिए। देयर आफ्टर जो बाकी का 80% है उसको आप अपने इसी रूल के हिसाब से 50-30% नीड्स एंड वांट्स पे खर्च करिए। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी हम बात करेंगे कि आखिर हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है यानी उस 20% अमाउंट उसे हम कहां पे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। उसको हमको बेसिकली इसलिए यूज करना है क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म या इवन लॉन्ग टर्म जैसे रिटायरमेंट गोल्स भी होंगे, हमको इसी 20% ऑफ द अमाउंट से उन सारे गोल्स के लिए इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। उन्हें हम कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें एक्चुअली अपने 6 महीने के नीड्स के पैसे के हिसाब से उसको एक इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। राहुल के केस में इनको 1.5 लाख रुपीज का एक इमरजेंसी फंड बना के रखना होगा। ये पैसा आप खर्च नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज एन इमरजेंसी मनी। इसको आप किसी भी अनफोर्सीन इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। इमरजेंसी फंड को आप FD से बेटर रिटर्न्स के लिए एक लिक्विड फंड में या फिर एक लिक्विड ETF यानी लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया तो आपको आगे की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान देना होगा। सेकंड इज SIP इन्वेस्टिंग। आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं और अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इस पोर्टफोलियो से आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। SIP इन्वेस्टिंग का एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाना है यानी किस फंड्स में इन्वेस्ट करना है उसको देखते हैं। फर्स्ट इज लार्ज कैप या इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करिए 50% ऑफ द पोर्टफोलियो। सेकंड इज द फ्लेक्सी कैप फंड, जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड्स में 40% इन्वेस्ट करिए। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप की जगह पर मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स में 25% ईच लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग होती है। तो आप नोटिस करेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हमारा 50% का इन्वेस्टिंग हो जाती है। तो मल्टी कैप्स एक्चुअली एक एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मल्टी कैप से आप एक हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज इंटरनेशनल फंड, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, NASDAQ 100 इंडेक्स फंड में भी आप 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसके थ्रू अपनी पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकते हैं। अब चूंकि हमें अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है तो हमने SIP के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया। अब हमें डेट का भी एक्सपोजर चाहिए होगा जिसे हम अपनी टैक्स सेविंग के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग फॉर टैक्स सेविंग, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के थ्रू हम साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टैक्स सेविंग स्कीम्स का एक लॉक इन पीरियड होता है जो 3 साल से लेकर आपके रिटायरमेंट तक के हो सकते हैं। तो टैक्स सेविंग के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट, ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स यानी ELSS एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसका इक्विटी में एक्सपोजर होता है। इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आपकी हर एक SIP एक्चुअली 3 साल के लिए लॉक इन हो जाती है। ELSS में आप एक साल में 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर टैक्स सेविंग, यानी 12,500 रुपए की आप SIP ELSS म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। ELSS कैटेगरी में आप HDFC या मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड में SIP कर सकते हैं। सेकंड इज PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है। इसमें हम साल में मिनिमम 500 रुपए से मैक्सिमम 1.5 लाख का एनुअल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस लमसम या इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। PPF में करंटली 7.1% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका लॉकिंग पीरियड 15 ईयर्स है और एक बार मैच्योरिटी हो जाती है तो उसको आप 5 ईयर्स के ब्लॉक्स में बढ़ा सकते हैं। तो PPF को आप एक रिटायरमेंट फंड की तरह देखिए क्योंकि आपका हर साल 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 15 ईयर्स के लिए, एक लंबा लॉकिंग पीरियड है। तो ग्रेजुअली कंपाउंड होकर आपका एक बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाता है।
पीपीएफ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपका साल का 1.5 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 80C के थ्रू आपको टैक्स रिबेट मिलता है और मैच्योरिटी का पैसा भी आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री है बिकॉज इट कम्स इनटू द सेक्शन 1010D। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इस सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी एक या दो लड़कियां हैं जिनकी एज 10 साल से कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप फर्स्ट 15 ईयर्स तक कर सकते हैं। इसमें आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो किसी भी एफडी से ज्यादा है। मैच्योरिटी पीरियड 21 साल या 18 साल के बाद जब भी लड़की की शादी हो जाए या जो भी पहले हो। इस इलस्ट्रेशन से देखिए, अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया अगले 15 साल के लिए एट द रेट ऑफ 8.2% पर एनम, तो आपका फाइनल कॉर्पस हो जाएगा 69,27,578 रुपीज। तो पीपीएफ की तरह इसमें भी आपका साल का 1.5 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा और ये जो मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा ये भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। फोर्थ इज एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज करेंगे। ये गवर्नमेंट की बहुत ही शानदार स्कीम है जो आपको एन्युटी के लिए तैयार करती है। आप इसके थ्रू अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छी एन्युटी को प्लान कर सकते हैं। एनपीएस को कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 70 साल है वो इन्वेस्ट कर सकता है और एनपीएस को रेगुलेट करती है पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस को एक्चुअली आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरह देखिए जहां पर इक्विटी और डेट का बैलेंस होता है और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना इक्विटी या डेट का एक्सपोजर चाहिए। एनपीएस में मैक्सिमम आप 75% का इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। एनपीएस में 2 टियर अकाउंट्स होते हैं, टियर 1 एंड टियर 2। आप देख सकते हैं कि हमें एनपीएस में ये सारी सुविधाएं टियर 1 अकाउंट में ही मिलेंगी जो कि टैक्स सेविंग अकाउंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट 60 की एज तक के लिए लॉक्ड हो जाता है। टियर 2 अकाउंट एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए टियर 2 अकाउंट में आपको कोई भी एनपीएस का टैक्स बेनिफिट नहीं मिले। तो एनपीएस टियर 1 में जो आपका 1.5 लाख का ईयरली इन्वेस्टमेंट है उस पे आप 80C का टैक्स रिबेट ले सकते हैं और 50,000 का एडिशनल एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन CCD। इसके सिवाय सेक्शन CCD 2 में अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एनपीएस में टैक्स फ्री इन्वेस्ट हो सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एम्प्लॉयर ही कर सकता है। एनपीएस में मैच्योरिटी का जो 60% लमसम अमाउंट आपको मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो 40% एन्युटी यानी जो आपको पेंशन लेना होगा उसकी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी और वो टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। तो आइए देखते हैं एनपीएस टियर 1 ने कितना हिस्टोरिकल रिटर्न्स दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से यानी सिंस इंसेप्शन से एनपीएस के सभी लिस्टेड 13 पेंशन फंड हाउस ने इक्विटी स्कीम टियर 1 में शानदार रिटर्न्स दिया है। 6 सितंबर 2024 को एनपीएस ने बेंचमार्क रिटर्न्स एक साल में 35.61%, 3 साल में 16.92%, 5 साल में 21.17%, 7 साल में 16.27% और 10 साल में 14% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिया है। तो यदि राहुल अपने बजटिंग रूल के हिसाब से 20% यानी 10,000 रुपीज की इन्वेस्टिंग शिद्दत से करेगा तो उसका पोर्टफोलियो अगर सिर्फ 17% CAGR से ग्रो करे और वो हर साल 10% का स्टेप अप SIP करे अपनी रिटायरमेंट तक यानी अगली 35 साल तक, तो उसका कैपिटल इन्फ्लेशन एडजस्ट करके यानी आज का 5.5 करोड़ रुपए हो जाएगा और वो भी अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएगा। इस वीडियो में मैंने एक 50,000 सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशंस करके दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी सैलरी या इनकम को कहां पे और कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।